पीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल जो बिल्कुल फ्री है, जहां आप कंपीट कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। पहला क्विज 6 दिसंबर को होने जा रहा है, तो बिना देरी किए एनरोल करें बिल्कुल फ्री में और पाएं मौका जीतने का एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, एयरपॉड्स और अमेजॉन के अमेजिंग वाउचर्स। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा चैलेंज है जहां आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो। इसमें मिलेंगे आपको इंडिया के बेस्ट क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के, जो कि सेट किए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एंड यही एजुकेटर्स आपको आफ्टर द क्विज एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। अपनी रैंक भी जानने को मिलेगी आपको अगर आप क्विज को लाइव देते हैं। इसमें 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 6 राउंड्स होंगे और इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। हर ऑल्टरनेट संडे को ये टेस्ट होगा। तो एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें और हमारा कोड यूज करके बिल्कुल फ्री में एनरोल करें और फील करें रियल कंपटीशन यूपीएससी सीएससी का। बिना देरी किए आगे बढ़ें और पहले एनरोल करें और ढेर सारे प्राइजेस जीतने का मौका अपने हाथों से न जाने दें। Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are bringing this class on 2016 prelims previous year question paper analysis of history and polity in association with Unacademy. Unacademy के साथ मिलकर हम एक बहुत ही important class launch कर रहे हैं, जो कि है आपकी history polity 2016 के prelims previous year question paper का analysis. So in this question paper we are going to focus on the history and polity section, and likewise we are going to solve the other subjects also in the further future classes. Okay, so let's start the class then. Class शुरू करते हैं without any delay. I hope all of you are excited for this class, and this will be in the form of questions, that is MCQ based questions. Prelims perspective से होगी ये class, तो you have to participate in the class as if you are giving the real examination. आपको ऐसे participate करना है class में जैसे कि आप एक real examination दे रहे हो, ठीक है? Before that, as you all know, Unacademy Combat has been launched. It's going to be conducted on 6th of December 2020, 11 AM in the morning. सुबह 11 बजे Unacademy Combat conduct होने वाला है, India's biggest gamified version of UPSC CSE, and it is also the chance for all of you, based on your preparation, to win exciting prizes. Like rank 1 will be getting Apple MacBook Air, rank 2 will be getting Apple iPad Mini, rank 3 Apple AirPods, and from rank 4 to rank 100 you will be getting Amazon voucher worth ₹1000. Right? So do participate and use code ARPITA10 to unlock this free experience of participating in the Unacademy Combat. Let's start. और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे. Below the video the link is also given. Okay, so do not forget to enroll in this gamified version of UPSC CSE. Do let me know in the comment section how many of you are preparing for 2021. 2021 के लिए कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में. ओके, मेजॉरिटी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021. So this session that we are conducting today, it is going to be beneficial for 2021 also, 2020, 2022, 23. अगर आप 2023, 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सेशन आज का हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? So today's session is going to be helpful for all those students who are preparing for preliminary examination, because we all know that analyzing the last few years question papers is very important. It's a must. हम सभी जानते हैं कि लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना कितना जरूरी होता है, ठीक है? तो इसीलिए आज हम हिस्ट्री और पॉलिटी को एनालाइज करेंगे. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं, ठीक है? Now, as you all know that your preliminary examination is divided into two papers, paper 1 and CSAT paper, that is paper 2. And paper 1 is of 200 marks. Paper 1 और paper 2 जो है वो आपके 200 marks के हैं. Paper 1 has 100 questions. Okay, paper 2 has 80 questions. There is negative marking of 1/3 marks. 1/3 marks की आपकी negative marking होती है if you answer the question incorrectly. अगर आप गलत आंसर कर देते हो तो negative marking में भी जाता है. Very carefully you have to mark your answers. Okay? So पेपर 1 के लिए आपको 2 hours का टाइम मिलेगा. सेम गोज फॉर पेपर 2 ऑल्सो. तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है प्रीलिम्स पेपर 1, wherein you have subjects like history, geography, polity, current affairs, etc. एंड CSAT तो आपका जर्नल मैथमेटिकल एबिलिटी है, कॉम्प्रीहेंशन, पजल्स, रीजनिंग,
राइट, ये आपका CSAT में आएगा. So today we are going to solve 2016's question paper wherein we are going to target polity and history. आज के हम पेपर में ना पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इट्स लाइक अ क्विज फॉर ऑल ऑफ यू. सो इट्स लाइक अ टेस्ट. यू हैव टू लेट मी नो योर स्कोर्स एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, क्लास के एंड में, सेशन के एंड में डू लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statements is or are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. Second statement is a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of Lok Sabha. Dissolution means when the Lok Sabha terminates or it ends. Select the correct answer using the code given below. You have 29 seconds time to mark your answer. आपके पास 29 seconds का टाइम है अपना आंसर मार्क करने का. फटाफट से मार्क कीजिए. Let's see how many of you are prepared for polity. So source of this question I am writing it down. इसका जो source है इस question का वो है M. Lakshmikant. Directly taken from Indian Polity M. Lakshmikant. 7 seconds time is left. 7 seconds का टाइम बचा है मार्क करने का. फटाफट से बताएं. Correct answer in this question is B. That means statement 2 is correct. Statement 2 बिल्कुल correct है. Statement 1 is wrong. Why? Because when it comes to prorogation, जब prorogation की बात आती है ना, this prorogation it terminates not the bills but the session of the house. Prorogation use किया जाता है सदन के सेशन को, मीटिंग को स्थगित करने के लिए या खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, बिल को लैप्स करने के लिए नहीं. ठीक है, that is why statement 1 is absolutely incorrect. And if you have this common understanding, if you read the newspapers daily, then you will easily use your intelligent guessing in answering this question, even if you have no idea about statement 2. Statement 2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो इजीली आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, क्लियर. नाउ सेकंड स्टेटमेंट. A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of Lok Sabha. That is correct. Bill pending in Rajya Sabha but not passed by Lok Sabha does not lapse. Bills do not lapse. Prorogation means terminating a session. In case Lok Sabha is dissolved, मान लो लोक सभा को dissolve कर दिया. So sir, there are certain category of bills which lapse. Okay, so what are the cases when a bill can lapse? कौन से cases होते हैं जहां पर एक बिल जो होता है वो lapse कर सकता है या can nullify हो जाता है? First is bill pending in Lok Sabha, it lapses. कोई बिल जो लोक सभा में पेंडिंग है वो lapse हो जाता है. Second, bills passed by Lok Sabha but they are pending in Rajya Sabha, they also lapse. They can also lapse. लोक सभा ने पास कर दिया, राज्य सभा में पेंडिंग है. Then thirdly, the bill not passed by both the houses. वो बिल जो दोनों ही सदनों ने पास नहीं किए, not passed by both the houses, they will also lapse due to disagreements. ठीक है. Now next, bill passed by both houses but waiting assent of president. बिल जो कि दोनों ही houses ने पास कर दिए, both the houses have passed the bill but president's approval is in waiting, right? So that is why उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इज इन वेटिंग. वी आर अवेटिंग द अप्रूवल, द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ बिल रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, इट आल्सो डज नॉट लैप्स बिकॉज प्रेसिडेंट वांट्स द हाउसेस टू अगेन डिस्कस ओवर दैट बिल. तो अगर बिल प्रेसिडेंट ने पढ़ने के बाद वापस भेजा है सदन में कि इस पे वापस से चर्चा हो, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा. ठीक है. So these are the pointers that you have to note down. ये pointers I am assuming that you are having your notes register where you are noting down these pointers. Okay? तो इन points को note कर लो, काफी important है ये points. Clear? Shall we move to the next question? Question number 2. Regarding the taxation, now this is taken from medieval Indian history. ये लिया गया है आपका medieval Indian history से. ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो एनसीईआरटीज के थ्रू. वेरी इजीली क्लास 11-12 एनसीईआरटीज कैन हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा, द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड. Private owners of workshops paid an industries tax. Which of the statements given above is or are correct? You have 29 seconds of time to mark your answer. आपके पास 29 seconds का time है अपना आंसर मार्क करने का. Let's see how many of you have studied the basic NCERTs of class 11th and 12th. देखते हैं कितने बच्चों ने
11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है, यही पता चल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, सोर्स इज क्लास 11th 12th एनसीईआरटी। आर.एस. शर्मा, पूनम दलाल दहिया मैम की स्टैटिक बुक पढ़ी है, तब भी आप आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। See, in the Vijayanagar Empire now, land was divided into 4 categories based on the productivity. ठीक है, प्रोडक्टिविटी और इनकम सोर्स, रेवेन्यू सोर्स के ऊपर डिपेंड करके 4 कैटेगरीज बनाई गई थी। फर्स्ट कैटेगरी वाज दी वेट लैंड, सेकंड कैटेगरी वाज दी ड्राई लैंड, थर्ड कैटेगरी orchards and woods. These were the 4 categories of land in the Vijayanagar Empire. And what was the share of the government on the produce of the land? 1/6. That means if a particular land piece I am owning and if I am producing something on that land, 1/6 of the produce will be given to the king. ठीक है, मान लो मेरे पास कोई जमीन है और मुझे किंग को टैक्स देना है, तो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो मैं प्रोड्यूस करूंगी उस जमीन पर, उसका 1/6 जो होगा वो मैं राजा को दूंगी। ठीक है, सो नाउ ओवर हियर लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 इन मेंस ऑल्सो। मेंस में जीएस पेपर 1 के लिए विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर, पांड्यास, चेरास, right, these pratiharas, rashtrakutas, these are very important, you have to prepare them. Okay, so लैंड रेवेन्यू जो था वो चीफ सोर्स ऑफ इनकम होता था, एंड द किंग नेवर यूज्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ओनली इन कैश। नो, लैंड रेवेन्यू कैन बी पेड इन कैश ऑल्सो, इन काइंड ऑल्सो। अगर आपको लैंड रेवेन्यू पे करना है, कैश में भी दे सकते हो, पैसा है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो काइंड में दे सकते हो। व्हाट इज काइंड? काइंड मीन्स यू कैन पे in the form of crops, whatever crops you are cultivating, you can pay that as a form of land revenue. आपके पास आटा है, आपके पास कॉटन है, या आपके पास सब्जी है, आप उसके फॉर्म में भी लैंड रेवेन्यू दे सकते थे। ठीक है, now second is private owners of workshops paid industries tax. Yes, apart from land revenue or land tax, there were other professional taxes also. विजयनगर एम्पायर वॉज अ मॉडर्न एम्पायर। उस समय सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता था किंगडम। द किंग यूज्ड टू नेवर बी डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, सो दे वर प्रोफेशनल टैक्सेस आल्सो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ शॉप, you have to pay the rent. If you have built a school, you have to whatever revenue you are earning from the school, you have to pay some part to the government also, to the administration also. ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्सेस भी हुआ करते थे उस टाइम पर। Now here's a small announcement for all of you. आप सभी के लिए एक छोटी सी announcement है that we are launching the medieval Indian history and ancient Indian history courses from 7th and 10th December 2020 on Unacademy Plus. So I am taking the classes. You can use this code Sharma20 to get 10% discount on your subscription. ठीक है? Another important fact is that if you prepare ancient Indian history, so what are the sources from which you have to prepare ancient Indian history? कौन से ऐसे sources हैं जिससे आपको ancient Indian history prepare करना है? That is R.S. Sharma. NCERT है ना, R.S. Sharma के द्वारा prepare की गई, आपको वो पढ़ना है। That is one stop solution for preparing ancient Indian history. Okay, now coming on to medieval Indian history. जब हम बात करते हैं medieval Indian history की, its weightage in GS paper 1 in mains is very high. इसका weightage जो है GS paper 1 mains में काफी high है। So you have to prepare your medieval Indian history very particularly from a book which is written by Poonam Dalal Dahiya ma'am. ये book भी आप ले सकते हो, और you can only rely on NCERTs also. आप NCERTs पे भी rely कर सकते हो। ठीक है, पूनम दलाल दहिया मैम की किताब है, she is also an IPS officer. So either you can prepare from that, because in that way prelims and mains दोनों की preparation हो जाएगी. If you are preparing only for from NCERTs, then you need to purchase another book for mains also. So why not purchase one book, that is Poonam Dalal Dahiya ma'am's book, or you can download the PDF which is available free of cost. इनकी किताब का Ancient and Medieval Indian History, that is the name of the book. So free PDF is also available. You can download that free PDF also. Okay. Coming on to the next question. Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जिसके अंदर सुंगा डायनेस्टी के बेटे की लव स्टोरी, या एम्परर उनके फाउंडर के बेटे की लव स्टोरी मेंशन्ड है? स्वप्न वासवदत्ता, मालविकाग्निमित्रा, मेघदूता, रत्नावली। So you have 29 seconds of time to answer the question. आपके पास 29 seconds का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का। It's very easy, बहुत ही ज्यादा easy है ये क्वेश्चन। Trust me, it's very easy.
If you have studied literature, अगर आपने language and literature पढ़ा है, that is a part of your art and culture. ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है, नितिन सिंघानिया सर की किताब है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो, और तमिलनाडु स्टेट बुक्स, ओनली दैट कैन बी सफिशिएंट. ठीक है, और तमिलनाडु स्टेट बुक्स. ठीक है, तो ये इसके सोर्सेज है, आइदर वन, कोई भी एक, 11th क्लास की, 12th क्लास की तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक्स, या फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक. ओके, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, मालविकाग्निमित्रा. Now Malavikagni-mitra, it's a Sanskrit play written by Kalidasa, and it was the first play which was written by Kalidasa. ठीक है, तो कालिदास ने का जो पहला प्ले है मालविकाग्निमित्रा, एक संस्कृत प्ले है जो कालिदास ने लिखा था, which depicts the love story of Agnimitra, who was the Shunga dynasty emperor's son, for the beautiful handmaiden of the chief queen. ठीक है, तो अग्निमित्रा के जो वाइफ थी, उनकी एक मेड थी जिनसे इनको प्यार हो गया था. And later on, when the queen got to know about this love affair, she was very infuriated, right? And after many struggles, later on it was disclosed that this, maid, she also belongs to a kingdom, right? To a particular dynasty. So that is why finally Agnimitra and that maid, they, got married. तो हुआ क्या, अग्निमित्रा को जिससे प्यार हुआ था वो थी उन्हीं की चीफ क्वीन की, उनकी ही महारानी की मेड. बाद में पता चलता है काफी झगड़ों के बाद कि वो जो मेड थी वो डिस्गाइज में थी और वो खुद किसी डायनेस्टी की महारानी थी. फिर इजीली उनकी शादी हो जाती है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, टॉपिक मतलब स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है लिटरेचर में फेमस बुक्स और उनके ऑथर का नाम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the cultural history of medieval India, consider the following statements. Siddhas or Siddhars of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Then Lingayats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. Which of the statements given above is or are correct? Lingayats were in news also, right? So mark your answers. You have 28 seconds time to answer this question. आपके पास 28 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने का. Let's see how many of you are reading the newspaper, because Lingayats have been in news lately. और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका medieval Indian history का क्वेश्चन है, religion and philosophy. Medieval Indian history, you can see the weightage to medieval Indian history is very high in 2016, and the source can be Tamil Nadu की state books, 11th class की. ठीक है, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज बोथ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ सिद्धास ऑफ द तमिल रीजन वर मोनोथीस्टिक एंड दे कंडेम्ड आइडोलेट्री, दैट इज करेक्ट. दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम गॉड रिसाइड्स एवरीवेयर. उनके मुताबिक गॉड तो हर जगह है, भगवान हर जगह है. तो एक पर्टिकुलर आप आइडल में, मूर्ति में भगवान को नहीं ढूंढ सकते. ठीक है, तो इसलिए सिद्धास का मानना ये था, जो तमिल रीजन को बिलोंग करते थे, कि आइडोलेट्री इज रॉन्ग. दे एडवोकेटेड रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मटीरियलिस्टिक डिजायर, जो दुनियादारी की बातें हैं, धन, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब बेकार की चीज है. अगर आपको ऑलमाइटी के साथ यूनाइट होना है तो आपको ये सारे मटीरियलिस्टिक चीजें छोड़नी पड़ेगी. So they believed in path to salvation. They said that it lies in meditation. उनका कहना ये था, अगर मुक्ति चाहिए इस दुनिया से, if you want nirvana or enlightenment or mukti, right? So then you have to meditate on the formless ultimate reality, and realization of oneness is required, that you and the ultimate reality are one. The Almighty and you are one. And to achieve this, they promoted intense training of mind, yogasanas, ashtangasana, breathing exercise, meditation, etc. Now coming on to the Lingayats. अब Lingayats की बात करते हैं. Lingayats of the Kannada region, they questioned the theory of rebirth and rejected caste hierarchy. They used to say that once a person dies, he or she is not going to take rebirth. He or she or his or her soul is going to merge with Shiva. उसके बाद उसका कोई rebirth नहीं है. एक बार इंसान मर जाता है, उसकी आत्मा शिवा से मर्ज कर जाती है. ठीक है, so they questioned on the theory of rebirth, and Lingayats continue to be a very important community in the region till date. That is why Lingayats को भी अलग से status दिलवाने की बात की जा रही है. They challenged the idea of caste and the pollution attributed to certain groups of Brahmanas. They used to say that these priests and these other
high class temple organizers and managers, they are trying to discourage people from the reality, right? Reality is Lord Shiva is the reality. तो जो वैष्णवाइट्स हैं ये उनको नहीं पसंद करते थे. लिंगियास नेवर यूज टू थिंक दैट लॉर्ड विष्णु इज मोर सुपीरियर देन लॉर्ड शिवा. तो होता क्या था, लिंगियास का कहना ये था कि लॉर्ड विष्णु जो है वो लॉर्ड शिवा से ऊपर नहीं है, लॉर्ड शिवा सुप्रीम है. और वो वैष्णवाइट्स को रिजेक्ट किया करते थे, जो विष्णु के फॉलोअर्स थे उनको थोड़ा सा रिजेक्ट ही किया करते थे. ठीक है. So the next question over here is, consider the following statements. The chief secretary, now this question I have taken from M. Lakshmikant. ये question आपने आप देखोगे M. Lakshmikant Indian Polity में. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. Second statement, chief secretary in a state has a fixed tenure. Tenure means time period. कार्यकाल जो होता है वो फिक्स होता है. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का, उसको गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है. कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यू हैव 14 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपके पास 14 सेकेंड्स का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का. 5 seconds time is left. 2 seconds. So correct answer in this case is D. That is none of the above is correct. Correct answer आपका हो जाएगा D. So when we talk about chief secretary जो होता है ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल तक उसकी इंपॉर्टेंस रहती है. Chief secretary is very important. He has the same importance as that of a cabinet secretary. State level पर उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है. एंड चीफ सेक्रेटरी जो होता है ही इज द हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये टॉप मोस्ट पोजीशन होती है स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम की. एक स्टेट का जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन बैठता है? चीफ सेक्रेटरी. एंड ही इज चोजन नॉट बाय द गवर्नर. इसको गवर्नर चूज नहीं करता, बिकॉज ये स्टेट गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसको चीफ मिनिस्टर चूज करता है. बिकॉज दिस पोजीशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नेंस ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. ही विल बी चोजन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. And the second statement is saying he has a fixed tenure. No, he does not have a fixed tenure. He sits in the office as per the will of the chief minister. तो इसका जो tenure होता है वो fix नहीं होता. ठीक है. बट हुआ ये था कि ARC की एक रिपोर्ट निकली थी 2013 में. In 2013 there was a report by Administrative Reforms Committee which said that the time period of chief secretary should be 3 years. ठीक है. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी का टाइम पीरियड 3 साल होना चाहिए, बट इट वॉज रिजेक्टेड. इसको इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है. सो राइट नाउ चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नेंस सिस्टम एंड ही इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी. इस पोस्ट के लिए कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम पीरियड तक ही आपको इस पोस्ट पे बैठना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी फेमस क्वेश्चन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी. ये क्वेश्चन क्लास 6th के ज्योग्राफी एनसीईआरटी से लिया गया है और ये रिलेवेंट है आपके मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए, मुगल पीरियड. अगर आप मुगल पीरियड पढ़ेंगे ना उसमें आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे. बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स. You have 28 seconds time. Very easy question, one of the very easy questions which was asked in 2016. 13 सेकेंड्स का टाइम बचा है आप लोगों के पास, फटाफट कीजिए. Let's have a look at the answer. The correct answer is D. It's one of the most important question और ये question आपका NCERT से लिया गया है. In prelims examination, when you look at the topics like history, geography, polity is taken from exactly from M. Lakshmikant. Polity तो पूरा डायरेक्ट M. Lakshmikant से उठा लेते हैं. ठीक है. That is why it is said at least revise M. Lakshmikant thrice. कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाओ. एक बारी में तो समझ ही आता है क्या पढ़ रहे हो, सेकंड बारी में थोड़ा लर्न होना शुरू होता है, थर्ड बारी में वो परफेक्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है माइंड में. फर्स्ट रीडिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग, सेकंड रीडिंग यू स्टार्ट टू लर्न थिंग्स एंड थर्ड रीडिंग फिक्सेस द टॉपिक्स इन योर हेड. दैट इज व्हाई 3 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड. एक रीडिंग में कभी कोई चीज आपको याद नहीं होगी एम लक्ष्मीकांत में. ठीक है, याद रखिएगा इस बात को. आपको कम से कम 3 रीडिंग्स देनी होगी. देन कमिंग टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दे आर यूजिंग एनसीईआरटीज, राइट. तो अगर आप क्लास 9th से 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लो
new NCERTs of geography class 9 to 12th and you revise them thrice. Nobody can stop you, right? अगर आप इसको 3 बार रिवाइज कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको क्लियर करने से, ठीक है। और हिस्ट्री की बात करें, सो देन हिस्ट्री में 11 से 12 की 4 NCERTs हैं टोटल, आप वो तैयार कर लेते हो, देन हिस्ट्री इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, ठीक है। एंड रिवाइज देम एटलीस्ट थ्राइस, 3 बारी में दिमाग में फिक्स हो जाती है बात, ठीक है। उससे ज्यादा तो टाइम ही नहीं होता, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, 3 बारी से ज्यादा तो आप रिवाइज कर नहीं सकते, 3 बारी इज थ्रेशोल्ड, ठीक है। 4-5 बार कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, so now here the correct answer is traders. The Banjaras are known, their caravan is known as Tanda, यानी कि बंजारास का पूरा जो ग्रुप होता है ना उसको टांडा बोलते हैं। This is again important fact for prelims, ये बहुत ही important fact है prelims के लिए। And the Banjaras are the most important traders, nomads. They are kind of nomads also. And traders come nomads. आप ये बोल सकते हो। In the Mughal period, the Mughal army used to, Akbar used Banjaras for military campaigns, during their military campaigns, क्योंकि वो उनके लिए सामान को transport करवाते थे। Alauddin Khilji also, relied heavily on Banjaras for transporting the grain to the city markets. बाहर से grains Banjaras लाते थे, city market में बेचते थे, यहाँ से सामान लेकर बाहर बेचते थे। So Banjaras were used as traders. They were nomads, so they were used as traders. क्योंकि nomads थे, एक जगह सेटल नहीं होते थे, तो इसलिए इनको ट्रेडिंग काम पे लगा दिया जाता था, ठीक है। Coming on to the next question, the Swadeshi and boycott. Now ये question directly लिया गया है क्लास 12th की हिस्ट्री NCERT written by बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा ने जो NCERT लिखी है क्लास 12th की, वहां से ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during agitation against partition of Bengal, home rule movement, non-cooperation movement, visit of the Simon Commission to India. बहुत इजी क्वेश्चन है, 27 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, आंसर कीजिए। फोर्टीन सेकेंड्स टाइम इज लेफ्ट, 14 सेकंड का टाइम बचा है, फटाफट से आंसर कर दो, इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, जब हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, तो स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्व मीन्स ओन, देश मीन्स कंट्री, स्वदेश मीन्स वंस ओन कंट्री। स्व का मतलब है संस्कृत वर्ड, इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स आवर ओन, देश मीन्स कंट्री, तो स्वदेश मतलब अपनी खुद की कंट्री, ठीक है। तो इट वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, एंड दीज वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट, इनको ना एक्सट्रीमिस्ट माना जाता था। नाउ देयर वर 2 टाइप्स ऑफ दल्स, दैट मीन्स द गर्म दल एंड द नर्म दल। नर्म दल वर नोन एज मॉडरेट्स, नर्म दल मतलब जो बातों से ब्रिटिशर्स से अपने लिए फ्रीडम छीनना चाहते थे, और गर्म दल वो थे जो कि लड़ाई से जीतना चाहते थे। So extremists were the people who were very violent. They wanted to use violence to snatch away their rights from the Britishers. And moderates were the people who used to believe in talking. Right? Clear? So these were the trio of extremists, and they led this Swadeshi movement, one's own country. That means whatever is produced in our own country, we'll use that. We try to produce and manufacture in our own country. Boycott, that means we are going to boycott the foreign goods. We are going to boycott the foreign clothes, the books, etc. Foreigners की जो भी चीजें, हम उसको तो boycott ही करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। So that is why these two were the means or the methods of struggle which was adopted for the first time during the agitation against partition of Bengal. Now Swadeshi movement lasted for 6 years. ये जो movement था, ये कुछ 6 साल तक ही चला था, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चल पाया था। बट यू कैन नॉट कॉल इट अ फेलियर, आप इसको फेलियर नहीं बोल सकते, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम स्वदेशी मूवमेंट इग्नाइटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। भारतीयों के दिल में नेशनलिज्म, देश के प्रति प्यार की जो भावना थी, पहली बार स्वदेशी मूवमेंट के कारण ही जागी थी, ठीक है। तो इसको आप एक सक्सेसफुल मूवमेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज नाउ पीपल वर अवेयर ऑफ देयर emotions. Now people were aware that they are one. This land belongs to them and not to the Britishers. ठीक है? So people were united in this movement. Coming on to the next question, that is from art and culture. ये जो question है, ये art and culture से लिया गया है. And if you are watching the the art and culture classes on my YouTube channel,
Arpita Sharma classes, then you can answer this question very easily. Art and culture का सब टॉपिक है इसमें religion and philosophy. ठीक है, ये है सब टॉपिक religion and philosophy जहां से ये क्वेश्चन लिया है. ठीक है, तो with reference to religious history of India is the reference over here. Consider the following statements. The concept of bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism. यानी कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म में हिनायाना सेक्टर को बिलोंग करता है. सेकेंड, the bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. बोधिसत्व वो दयालु प्राणी है जो कि enlightenment को अचीव करने वाला है. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it. बोधिसत्व अपने मुक्ति का जो पाथ है उसको स्थगित कर देता है, रोक देता है, बाकी लोगों को उनकी मुक्ति के पाथ पर चलवाने के लिए, बाकी लोगों को अवेयर कराने के लिए कि कैसे उन्हें मुक्ति मिल सकती है. सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपके पास है अभी 28 सेकंड का टाइम आंसर करने के लिए. बुद्धिज्म से लिया गया है ये टॉपिक. दिस टॉपिक हैज बीन टेकन फ्रॉम बुद्धिज्म. 14 seconds time is left. Okay, very good. तो अब यहां पर करेक्ट आंसर आपका है, it is B. Statement 2 and 3 are correct. First statement is wrong. Why? Because the concept of bodhisattva is central to Mahayana, not Theravada. So Mahayana is the correct answer, not Hinayan. So Mahayana focuses it is that school of Buddhism that focuses on liberation of all. Mahayana जो स्कूल है बुद्धिज्म का वो सभी की मुक्ति की बात करता है. It is not self-centered. It does not think about its own self. It thinks about the enlightenment of everybody, the welfare of everybody. So that is why in Mahayana there is a concept of bodhisattva, that bodhisattva is that person. bodhisattva वो इंसान है जो कि अपनी मुक्ति के पाथ पर अपने आप को रोक लेता है, यूनाइटेड होने से ऑलमाइटी से, क्योंकि वो चाहता है उसके साथ बाकी सारे लोग भी उस प्रभु को जान सके, उस ईश्वर को पहचान सके. ठीक है, सो 2 and 3 आर करेक्ट ऑप्शंस. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सत्य शोधक समाज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12, बिपिन चंद्रा. So Satya Shodhak Samaj organized a movement for upliftment of tribals in Bihar. Second, temple entry movement in Gujarat. Third, anti-caste movement in Maharashtra. D, peasant movement in Punjab. सत्य का मतलब होता है truth. ठीक है, you have 27 seconds time. Eleven seconds time left. So correct answer is C. It's an anti-caste movement in Maharashtra. ये महाराष्ट्र का एक anti-caste movement है, यानी कि caste differentiation के against शुरू हुआ ये movement. This movement was launched against the caste differentiation or discrimination. Objective of this movement was to liberate social status of Shudra and untouchable caste, and it was established by Jyotirao Phule in 1873. 1873 में ये मूवमेंट ज्योतिराव फूले जी ने स्टार्ट किया था. बेसिकली सत्यशोधक समाज propagated the message that there is no need of an intermediary if you want to reach God. अगर आप प्रेयर करना चाहते हो, भगवान की पूजा करना चाहते हो, बीच में किसी पंडित की या किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली you are also the creation of that Almighty. You can directly reach that Almighty. You don't need anybody else in between. किसी और की मीडिएशन की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, तो आप भी उसी परमात्मा के बनाए हुए हो, तो इसलिए आपको अगर प्रेयर ऑफर करनी है
तो आप डायरेक्टली गॉड को प्रेयर ऑफर कर सकते हो, बीच में किसी लिंक की जरूरत नहीं है, ठीक है। Now the next question, the Montague-Kempsford proposals were related to directly, बहुत ही easy question है। कितने बच्चों को easy लग रहा है ये question? वो हाथ ऊपर करेंगे जो कि एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है क्लास 12th की वो हाथ ऊपर कर ले, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Montague-Kempsford proposals were related to social reforms, educational reforms, reforms in police administration, constitutional reforms. आप देख सकते हो, you have 28 seconds time to answer the question and you can see that prelims is easy if you have studied the basic books. अगर आपने बेसिक किताबें पढ़ी है ना तो prelims टफ नहीं है। You have 5 seconds time. Correct answer to this question is it is D, constitutional reforms. ये हो गए आपके फ्री के 2 नंबर, ठीक है। These are 2 marks, you are getting them for free. फ्री में मिल रहे हैं आपको 2 marks, ठीक है। So over here the Montague-Kempsford proposals, they were related to constitutional reforms, okay. So they are related to establishment of a public service commission in India for the first time. These were the proposals. ये proposals थे कि इंडिया में पहली बार आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी को स्टैब्लिश किया जाए। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस, 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में 2 सब्जेक्ट्स होंगे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। And proposed it also proposed the bicameral form of legislature in central legislature. मतलब 2 हाउसेज होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, तो 2 सदन की जो बात है वो इन्होंने की थी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन हैड बीन टेकन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तमिलनाडु की स्टेट बुक्स क्लास 11th की जो है वो पढ़नी है आपको, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द सोर्स इज तमिलनाडु क्लास 11th स्टेट बोर्ड बुक, ठीक है। सो व्हाट इज और आर कॉमन टू द 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। तो अजंता और महाबलीपुरम में केव स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं ना, तो इनमें क्या कॉमन है ये पता लगाना है। Both were built in same period, both belong to same religious denomination, both have rock cut monuments. Which option is correct? Correct answer in this case is 24 seconds का टाइम है आपके पास, फटाफट से आंसर करके मुझे बता दो। 15 seconds time is left. 8 seconds time. So the correct answer in this case is, यहाँ पर correct answer आपका है, आप देख सकते हो, it is B. That means statement 3 is correct. First statement is wrong. Why? Because both were not built in the same period. अजंता में जो caves है वो 2nd century से बन रहे हैं, and महाबलीपुरम में जो caves हैं वो तो 7th century से बनने शुरू हुए हैं. So the caves in Ajanta, they started, the cave building was started in 2nd century, and in Mahabalipuram 7th century. Religion is also not same, because Ajanta में majority आप Buddhist religion के caves देखोगे. In Mahabalipuram you will see the caves and the monuments belonging to the Hinduism religion. So that is why only 3rd statement is correct. There are rock cut monuments in Ajanta and Mahabalipuram, but the 1st and 2nd statements are wrong. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी से। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कौन सा एसोसिएशन है जिसको केशव चंद्र सेन ने एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। You have direct 26 seconds. टेन सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास।
So here the correct answer is, it is B, that is statement 2 and 3 are correct. They were established by Keshav Chandra Sen. So Tabernacle of New Dispensation was started in 1868 and Indian Reform Association was started in 1870 by Keshav Chandra Sen. But Calcutta Unitarian Committee was not started by KCS. It was started by Ram Mohan Roy in 1823 and the founders were Ram Mohan Roy, Dwarkanath Tagore and William Adam. These three were the founders of Calcutta Unitarian Committee. इतना पॉइंट समझ आ गया सभी को, तो इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन सही मार्क करता है. दिस इज अ ट्रिकी वन, टेकन फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट बुक, स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है क्लास 11th की, डायरेक्ट वहीं से लिया गया है. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. एरीपट्टी टर्म इज गिवन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म. टर्म मतलब वर्ड दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है वो दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है. एरीपट्टी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक. Taniyur's villages donated to single Brahmin or a group of Brahmins. Ghati caste colleges generally attached to the temples. Which of the pair given above is or are correctly matched? You have approximately 27 seconds. Nine seconds time is left. 4 seconds. करेक्ट आंसर यहां पर आपका है, इट इज डी. 1 and 3 आर करेक्ट. So Taniyur is wrong because during the Chola Empire, Taniyurs they developed out of major Brahmadeyas and temple settlements and it includes several hamlets and revenue villages. वो villages जहां से revenue Chola Empire में collect किया जाता था, ठीक है. Those are the villages. Taniyurs are the villages which were not donated. From there the revenue was collected by the king. Okay, so that is why second statement is wrong. Eripatti is a kind of land from which revenue is set apart, right, for maintaining the village tank. तो village का common water tank होता है ना, उसको maintain करने के लिए कुछ ऐसी जमीनें थी जहां से revenue जो आता था उसको use किया जाता था. And Ghatikas वो colleges थे जो temple से attached थे, wherein Vedas were taught to the students. उन colleges में वेद की पढ़ाई करवाई जाती थी students को, ठीक है. Next question. With reference to economic history of medieval India, again ये NCERT based question है, directly NCERT से लिया है. The term Aragatta refers to bonded labor, land grants made to military officers, water wheel used in the irrigation of land, wasteland converted to cultivated land. You have again 29 seconds of time to answer the question. 5 सेकंड बचे हैं आप लोगों के पास. वेरी गुड सिद्धेश, सुजाता, नमन, नितिन, हिमांशु, मानसी, सरस्वती, गुलशन, प्रिया, वाइपर. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज सी. इट्स अ वाटर व्हील विच इज यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड. तो इस तरीके से होता था, ठीक है. एक स्पोक जैसा होता था, यहाँ बाल्टी होती थी, राइट. ओवर हियर देयर यूज्ड टू बी बकेट टाइप which was filled of water and then it used to revolve to irrigate the land. फिर इसको revolve करवाया जाता था लैंड में उसको irrigate करने के लिए, ठीक है. सो अरा मीन्स स्पोक. अरा का मतलब ये जो पहिया बन रहा है ना, ये अरा था, इट इज द स्पोक. एंड घट्टा मीन्स पर्शियन व्हील. ओके, सॉरी, घट्टा मीन्स पॉट. ये जो पॉट आपको दिख रहा है ये पॉट हो गया. तो अरा घट्टा मीन्स पर्शियन व्हील, ठीक है. सो दिस सिस्टम ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स was probably invented in India, and it is also said that this system was also came from Iran, right. That is why it is known as Persian wheel. इसको ईरान भी बोलते हैं, सॉरी ईरान में भी ये यूज होता था, तो इसको पर्शियन व्हील भी बोलते हैं, ठीक है. तो अरा घट्टा इंडिया में बोलते हैं, ईरान में इसको पर्शियन व्हील भी बोला जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स. ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है. नितिन सिंघानिया सर की किताब जो है आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो, और तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स ऑफ क्लास 11th. सो विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनास्टिक हिस्ट्रीज, एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग. तो कल्चरल इंडियन हिस्ट्री में टेल्स को याद रखना ताकि किंग के दरबार में, राजा के दरबार में वो कथाएं सुनाई जा सके,
राइट। तो ये किसकी ड्यूटी थी, किसको ये किसका प्रोफेशन था ये, श्रमणा, परिव्रजाका, अग्राहरिका, मगधा। तो who had this profession of remembering chronicles, dynastic histories and reciting them in the court of the king? You have 24 seconds of time, 24 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से आंसर कर दीजिए। So correct answer in this case is D, that is Magadha। यहाँ पर correct answer आपका है D। During the first stage, that is the time period of 4th century BC to 4th century AD, the task of collecting information and presenting it in literary form, that means information collect करना, tales सुनना, पुरानी history के बारे में जानना, फिर उसको उसका written record बनाना, literary form में उसको convert करना। This was a very special task. It was given to two kind of people, Sutas and Magadhas. Sutas used to create books out of that information. Magadhas used to recite that information in the court of the king. तो दो लोग हुआ करते थे कल्चरल हिस्ट्री में, एक होता था आपका सुत्ता और एक होता था आपका मगधा। सुत्ता क्या करता था, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको किताब के फॉर्म में तैयार करता था, लिखता था लिटरेरी फॉर्म में, ठीक है। और मगधा क्या करता था, राजा के दरबार में उसको कहानी को रिसाइट करता था, ठीक है। सो दीज वर द कोर्टियर्स एंड दीज वर द रोल्स दैट दे यूज्ड टू परफॉर्म। Coming on to the next question taken from class 12th NCERT। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो NCERT से डायरेक्ट ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की NCERT। What was the main reason for split in the Indian National Congress? कितने बच्चों को फ्री के 2 नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर? How many of you can see free? 2 marks over here. What was the reason behind the split in Indian National Congress at Surat in 1907? Introduction of communalism into Indian politics by Lord Minto. Extremist lack of faith in the capacity of moderates to negotiate with the British government. Foundation of Muslim League. Aurobindo Ghosh's inability to be elected as president of INC. You have 29 seconds time. बहुत easy question है, इसको मत मिस कर देना। जल्दी से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। Very good, correct answer is B. Extremist lack of faith, because there was rift, differences between extremist and moderates. Extremist और moderates के बीच में इतने differences हो गए थे कि उनको split करना पड़ा, उनको अलग होना पड़ा Indian National Congress में 1907 के सूरत सेशन में। So because the moderates used to believe in settlement of minor issues through deliberations, कि भाई बातचीत करके issue solve हो जाए ब्रिटिशर से। And extremists, they used to believe in strikes, protests, boycotts, agitation. They used to force their demands over the Britishers. That is why there was clashes of opinion between the two, and so the split was, it took place in 1907. Okay. Coming on to the next question, the plan of Sir Stafford Cripps, taken from class 12th NCERT, Modern Indian History. The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting independence. India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth of Britain. India should be given dominion status. Now you have 29 seconds of time to mark your answer. Now you have 15 seconds of time to mark your answer. 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। Correct answer in this case is it is D. India should be given dominion status. तो मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा की चेयरमैनशिप में क्रिप्स मिशन भारत में आया। ब्रिटेन sent the Cripps mission into India, okay, under the leadership of Stafford Cripps. Why? They came to India with constitutional proposals. Why? To seek support from Indians for the Second World War. तो उनका मानना था कि हम इनको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये प्रॉमिस करके हम इनसे वर्ल्ड वॉर 2 में के लिए सपोर्ट ले लेते हैं। वी शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर 2 एंड इन एक्सचेंज वी विल गिव देम डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। सो the senior left wing politician was Sir Stafford Cripps. He was a government minister.
and he worked to keep India loyal to British war effort in exchange for a promise of self government after the war. इन्होंने कहा था कि हम आपको सेल्फ गवर्नेंस की प्रॉमिस देते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारा सपोर्ट करो, हमारी हेल्प करो जापान के अगेंस्ट, बदले में हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब आप अपने खुद के रूल्स बना सकते हो, बट रहोगे आप ब्रिटिशर्स के अंडर ही, बट रूल्स खुद बना सकते हो, सेल्फ रूल कर सकते हो, ठीक है। Coming on to the next question, consider the following pairs. Famous place is given, ancient Indian history का ये part है, ठीक है। It is all, you can also solve it just through current affairs. तो basically ये current affairs based question है. It is not even based on any other static topic. It's a current affair based question. बहुत easy question है. So they have given you famous places and the region. You have to identify which famous place is correctly matched with the region. बोध गया, बागलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भ, नासिक, मालवा, तिरुपति, रायलसीमा. So which of them have been correctly matched? You have 29 seconds time. आपको अनअकैडमी प्लस का अगर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो आप कोड यूज कर सकते हैं अर्पिता 10. अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। तो फ्री एक्सपीरियंस के लिए, फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट के लिए यू कैन यूज दिस कोड अर्पिता 10. So very good. सुजाता, सिद्धेश, नमन, नितिन, मानसी, हिमांशु, शाश्वती, वाइपर, गुलशन, प्रिया, वेरी वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका सी. शिरडी जो है वो तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, विदर्भ में नहीं, विदर्भ से तो काफी दूर है. सो थर्ड इज रॉन्ग. नासिक, इट डज नॉट एक्सटेंड टू नासिक, मालवा रीजन जो है वो नासिक तक नहीं जाता, तो फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग. फर्स्ट बोध गया, इट इज इन बिहार, ठीक है, तो ये बघेलखंड में नहीं हो सकता, बिकॉज बघेलखंड तो सेंट्रल इंडिया में है. These are map based question on important regions, so whatever regions you are studying, try to mark them in the map also, ठीक है. करेक्ट आंसर इज 2 and 5. सेकंड और 5 बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर. नाउ दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत. ये क्वेश्चन आपका एम लक्ष्मीकांत से लिया गया है, ठीक है. Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if resolution to that effect is passed. यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो कोई भी पावर एक्वायर कर सकती है, राइट. इट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम विच इज इन स्टेट लिस्ट. कोई भी आइटम, कोई भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है, पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज पावर ऑन इट इन ऑन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? लोकसभा, a resolution has been passed, has to be passed by Lok Sabha by simple majority in total membership. Lok Sabha by majority of not less than 2/3 of its total membership. Rajya Sabha by simple majority of its total membership. Rajya Sabha by majority of not less than 2/3 of its members present and voting. Which option is correct? So you have 20 seconds time to answer the question. आपके पास 20 सेकंड का टाइम है. सेवन सेकेंड्स का टाइम बचा है. करेक्ट आंसर इज डी. यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो है डी. सो हियर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquires power to legislate on any item in the state list in national interest if a resolution has been passed by Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its member present and voting. सो अगर राज्यसभा अप्रूव करता है रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डाल सकता है. इट इज अंडर द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है. तो आपको बहुत ध्यान से 7th शेड्यूल को तैयार करना है, ठीक है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वेरी इजी क्वेश्चन. ये है आपके फ्री के 2 नंबर. ओवर हियर वी आर प्रेजेंटिंग 2 marks फॉर फ्री. सो अ recent movie titled The Man Who Knew Infinity is based on the biography of S. Ramanujam.
S. Chandrasekhar, S.N. Bose, C.V. Raman. Correct answer in this case is you have 29 seconds time. आपके पास 29 seconds का time है आंसर मार्क करने के लिए. थर्टीन सेकेंड्स का टाइम बचा है आप लोगों के पास. यू हैव 13 seconds. 4 seconds का टाइम है. Correct answer is S. Ramanujam. So in 2015 there was a British biographical drama that was a film based on 1991 book of the same name by Robert Kanigal. So Man Who Knew Infinity, there is a book written by Robert Kanigal. So based on that, this movie was made in 2015, wherein Dev Patel, he played the role of Srinivasa Ramanujam. Okay, who was a mathematician, and he was also selected in the Cambridge University during World War I. He was a very good mathematician of that time, very renowned mathematician. Last question for today. Last question आज का. Consider the following statements. Minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years. Panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Which of the statements given above is or are correct? कौन सा statement correct है? This question has been taken from M. Lakshmikant directly. पंचायती राज institutions जो chapter है M. Lakshmikant में direct question वहीं से लिया गया है. So you can see that direct questions are coming from M. Lakshmikant. ठीक है, that is a great help for all of you when you solve the previous year question paper. You come to know the sources of the questions, and accordingly if you prepare, obviously prelims you will clear it. ठीक है, 8 seconds time बचा है आपका आंसर करने का. Correct answer is B. That is only statement 2 is correct. First statement is wrong because it is not 25 years, it is 21 years. And a panchayat reconstituted, that means reformed after premature dissolution. मतलब टाइम से पहले अगर मेच्योर हो गया, 5 साल पूरा करने से पहले मेच्योर हो जाता है, then panchayat is reconstituted. It continues only for the remaining period only. For example, अगर 5 साल के लिए था इसका टाइम पीरियड और 2 साल बाद ही डिसॉल्व हो गया, तो अब नेक्स्ट फिर से जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो वो 3 साल तक चलेगा. ठीक है, but if remainder of the period is less than 6 months, then it shall not be necessary to hold elections. So this is again important point. Please write it down. इसको लिख लो. ठीक है, ये बहुत important point है. So did you all enjoy today's class? सबको आज की क्लास अच्छी लगी? Unacademy Combat will be held on 6th of December 2020, 11 AM in the morning. Unacademy Combat जो है सुबह 11 बजे होगा 6 दिसंबर 2020 को. तो अर्पिता 10 कोड यूज करके आप अपने फ्री टेस्ट और फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट की क्लासेस और टेस्ट को आप अनलॉक कर सकते हो यूजिंग दिस कोड अर्पिता 10. एंड द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज टू एक्सेस द क्लास पीडीएफ. क्लास की जो पीडीएफ है वहीं पर अपलोड होंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. Also, if you wish to subscribe to Unacademy Plus, you can use this code Sharma20 to get 10% discount. Okay? We'll meet in the next class. रुको, next class भी है आपकी special class, तो उसकी information आपको Telegram channel पे मिल जाएगी. ठीक है? Simplifying UPSC with ease is the Telegram channel. Next class will be on 6th of December, 9 AM in the morning. सुबह 9 से 10 होगी क्लास. फिर अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा आपका. वी विल सॉल्व 2016 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी सेक्शन. ठीक है, चलो. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन. हैव अ नाइस डे.